Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at my YouTube channel GS365 and आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा फंडामेंटल राइट्स. वी ऑलरेडी डिस्कस दैट फंडामेंटल राइट्स विल बी डिस्कस्ड इन फ्यू लेक्चर्स, है ना. तो बेसिक हम एक बार कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में और आज हम करेंगे डिटेल एनालिसिस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही माइनर और बेसिक डिटेल्स हम जानेंगे. हर आर्टिकल का जो सब क्लॉज है उनको हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हैं उनको भी हम यहाँ पे कोट करने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें बहुत रिलायबल और रिलेटेबल हो जाए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स की मैं बात करता हूँ तो हम देखते हैं जब अधिकार की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा दायरा आता है हमारा मानव अधिकार. मानव के रूप में जो हमें अधिकार मिलते हैं मानव अधिकार कहते हैं. मौलिक अधिकार हो गए, फिर हमें राजनीतिक अधिकार देखने को मिलता है, राइट. फिर हमें मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा. एक मिनट, ये मिस्टेक है, मैं करेक्ट कर देता हूँ. एक सेकंड देना. मौलिक अधिकार यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा राजनीतिक अधिकार. तो हम डिस्कस करेंगे पहले कि मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहा जाता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है. तो मौलिक अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी कि राज्य की कृपा के ऊपर नहीं है कि राज्य का मन करेगा तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमको दिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं दिए जाएंगे. ठीक है, यानी कि ये हमें प्रकृति द्वारा दिए हुए हैं कुछ राइट्स, कुछ हमें संविधान द्वारा मिले हुए हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि राज्य की मर्जी है कि वो हमें फंडामेंटल राइट देंगे या नहीं देंगे. दूसरा पॉइंट क्या है, क्यों मौलिक है, क्यों बोला था कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोला जाता है, यानी कि मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों बोला जाता है. क्योंकि हमने बात की प्रीवियस लेक्चर में कि भी मानव के बहुमुखी विकास यानी ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है. कैसे, अगर हम किसी को लिबर्टी ना दें, किसी को हमने स्वतंत्रता नहीं दी तो उसका जो आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है तो उसको क्या कर रहे हैं हम, दमन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको सप्रेस कर रहे हैं. अदरवाइज दूसरी चीज़, अगर हमने किसी को क्या दिया, इक्वलिटी नहीं दी या फिर दी, दोनों ही क्या है, सिचुएशन बैड सिनेरियो की तरफ जाते हैं. इसलिए हमने बात की जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, यानी कि वो तार्किकता के आधार पर उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. और उसे कौन जज करेगा, उसे करेगा सुप्रीम कोर्ट, तय करेगा कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो तार्किकता के आधार पर हैं या नहीं, राइट. तो अगर बात करें कि जो मौलिक अधिकार है हमारे वो असाधारण परिस्थितियों में, यानी कि कुछ सिचुएशन जैसे इमरजेंसी हो गई कोई, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, उनको निलंबित किया जा सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको परमानेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल के हटा दो, राइट. क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का जो फंडामेंटल राइट्स है उनसे क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है पीपल्स को, लोगों को. ठीक है, और उसकी सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर है, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है, राइट. तो डी बसु साहब के अनुसार राज्य यानी कि स्टेट फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकता, यानी कि उनको एलिमिनेट नहीं कर सकता है. उनका जो विषय क्षेत्र है उसको घटा बढ़ा सकता है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हटा नहीं सकते पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से. हाँ, उनका जो दायरा है उसे बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं. तो ये हमने बात की फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहा जाता है और उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें. ठीक है, बाकी जो माइनर चीज़ें हैं वो आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में शेयर की जा चुकी हैं. तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे प्रीवियस लेक्चर देखिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ठीक है, तो इसके बाद हम बढ़ेंगे आर्टिकल 12 की तरफ, क्योंकि हमने बात की कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 12 से, और पहला हमारा जो मौलिक अधिकार मिलता है वो मिलता है आर्टिकल 14 से. ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले आर्टिकल 12 में क्या है, राइट. उसके बाद करेंगे आर्टिकल 13 में क्या है, देन वी विल गो फर्दर फॉर द आर्टिकल 14, राइट. तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12. हमने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया गया है कि 12 बताता है राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट. क्या बताएगा, राज्य की परिभाषा बताएगा,
यानी कि किसको राज्य माना जाएगा, किसको राज्य नहीं माना जाएगा, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 12, अनुच्छेद नंबर 12 में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जो केंद्रीय विधायिका है उसको राज्य माना जाएगा। ठीक है, केंद्रीय विधायिका कौन है, साथ में कार्यपालिका भी ले लो। हमारे यहाँ संसदीय सिस्टम है तो हमारे पास तो दोनों एक ही पर्सन हो सकते हैं, तो यानी कि संसद हो गई। ऐसे ही हमारे पास स्टेट लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे है ना भाई, SLAs, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधान सभा। ठीक है, तो वो भी क्या है, राज्य का पार्ट है। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं स्थानीय स्तर पर हमारे पास क्या है, लोकल बॉडीज है, नहीं लोकल बॉडीज, स्थानीय स्तर पर क्या है, स्थानीय निकाय, यानी कि स्थानीय निकाय को भी क्या माना जाएगा, राज्य माना जाएगा। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलग कोई भी संस्थान संगठन जो राज्य द्वारा पोषित और नियंत्रित, दो पॉइंट है हमारे पास, राज्य द्वारा पोषित, यानी कि पोषण कौन करेगा, राज्य करेगा, मतलब वित्त की जो सिस्टम वित्त का रहेगा वो कौन करेगा, राज्य करेगा, अथवा नियंत्रित, यानी कि अगर कोई ऐसी संस्था है जिसका पोषण कौन कर रहा है, राज्य कर रहा है, या नियंत्रण कौन कर रहा है, राज्य कर रहा है, तो वो क्या होगा, उसे राज्य का दर्जा दिया जाएगा। क्लियर, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। इसी से संबंधित एक केस है नमूदरीवाद, नमूदरीवाद एक केस है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि दान उपदान, दान, ध्यान सुना, दान उपदान के लिए यदि कोई बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है, यानी दान लेने के लिए, दान देने के लिए क्या बना दिया, बोर्ड बना दिया। ठीक है, चाहे उसका वो आंतरिक मामला संचालन करे, चाहे प्रशासन की स्वतंत्रता है, यानी कि बोर्ड बना दिया एक, ये बोर्ड हो गया, और इनकी क्या है, स्वतंत्रता है इनको कि आप काम कर सकते हैं प्रशासनिक रूप में या नहीं भी है, लेकिन बोर्ड बना है तो क्या है वो, इसको राज्य माना जाएगा। ये बोला था नंबूदरी-वाद 1956। एक पूरा केस लिख देता हूं। नंबूदरी-वाद बनाम सीडी बोर्ड। सीडी बोर्ड 1956, और इसमें कहा था 1956, इसमें कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि कोई बोर्ड या संस्था, ठीक है, चाहे वो अपने आंतरिक मामले में स्वतंत्र है या प्रशासन मामले में स्वतंत्र है, लेकिन उसे क्या समझा जाएगा, उसे राज्य समझा जाएगा, राज्य समझा जाएगा। इस बेसिस पे क्योंकि वो दान और उपदान के लिए, दान या उपदान के लिए बनाई गई है। सिंपल, यानी कि कोई कोई बोर्ड बनाया गया दान और दान दान लेने के लिए, ठीक है, ऐसा बोर्ड बनेगा तो क्या होगा, वो राज्य की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल था, राज्य किसे कहते हैं, और एक केस हमने यहाँ पे देख लिया, कौन सा क्या है, नंबूदरी-वाद, ये नंबूदरी-वाद है। ठीक है, राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 13, अनुच्छेद 13 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 13 मैंने क्या बताया, अनुच्छेद 13 क्या बताया, लॉ, विधि की डेफिनेशन बताएगा। ठीक है, अब विधि कौन कौन सी बताएगी, विधि हमने बात की, विधि लॉ को बताएगा। एक ऐसी विधि थी जो संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले, ठीक है, हमने बात की है कि संविधान लागू होने से पहले कुछ नियम अपने आप ही लागू हो गए थे, तो संविधान लागू होने से पहले की विधि, ठीक है, ये 13(1)(a) है। वहीं मैं बात करता हूँ 13(2)(2), यानी कि संविधान लागू होने के
बाद की विधि। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं विधि, तो विधि को हम दो पार्ट में डिवाइड किया। एक ऐसे नियम जो संविधान के लागू होने से पहले प्रचलित थे, ठीक है, दूसरा जो संविधान लागू होने की तिथि के बाद प्रचलित हुए। तो यहाँ पे हमें केस को मेंशन करेंगे, भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश 1955। भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश 1955। इस केस को मैं क्यों कोट कर रहा हूं? क्योंकि इस केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत लागू किया, एक सिद्धांत को, एक थ्योरी दी, एक डॉक्ट्रिन दी, जिसे कहा गया ग्रहण का सिद्धांत। क्या कहा गया? ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण का सिद्धांत दिया इस केस के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, वैसी बात है। ग्रहण के सिद्धांत से क्या मतलब है? यानी कि इस सिद्धांत से क्या मतलब है? इस सिद्धांत के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के लागू होने से पहले जो भी कानून बनाए गए थे वो असंवैधानिक नहीं दिए जाएंगे। यानी कि जो 13 वन है ये असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा, इनको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रहण सिद्धांत। ऐसी बात क्यों आई थी? लेकिन यह नियम तब तक लागू नहीं होंगे जब तक इन नियमों को भाग 3 के अंतर्गत सुसंगत ना बना दिया जाए। यानी कि ऐसे नियम थे जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे थे। तो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम उन नियम जो इससे पहले काम किए गए हैं, इससे संविधान लागू होने से पहले जो नियम बने हैं, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको घोषित कर देंगे तो भारत शासन अधिनियम 1947 ऐसे भी अधिनियम क्या हो जाएंगे? असंवैधानिक घोषित हो जाएंगे, जो प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे भारत की संप्रभुता पर। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने ग्रहण का सिद्धांत लागू किया और कहा कि संविधान लागू होने से पहले के बनाए गए नियम असंवैधानिक घोषित नहीं किए जा सकते हैं, बशर्ते यह तब तक लागू नहीं होंगे जब तक इन्हें भारतीय विधायिका भाग 3 के सुसंगत ना बना दे। राइट, तो ये था हमारा ग्रहण का सिद्धांत। तो सिंपल सी बात है, ग्रहण का सिद्धांत कौन से पार्ट पे लागू होगा? ग्रहण का सिद्धांत होगा तो लागू यहां पे होगा, ग्रहण का सिद्धांत। तो क्या ग्रहण का सिद्धांत इस पे लागू होगा 13(2) पे? क्योंकि इसकी तो बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है 13(1) की, 13(1) की बात हो रही है। ठीक है, तो ग्रहण सिद्धांत किस पे लागू होगा? 13(1) पे लागू होगा। एक और डॉक्ट्रिन की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 की, विधि के समक्ष सुसंगत बनाना नियम, एक और डॉक्ट्रिन है जिसे बोलेंगे हम पार्थक्य का सिद्धांत। पार्थक्य का सिद्धांत, पार्थक्य का सिद्धांत। ये थ्योरीज सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई हैं, जिस प्रकार हम पढ़ते हैं आधारभूत संरचना का सिद्धांत केशवचंद्र भारती के द्वारा। तो ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न केसों के माध्यम से एक थ्योरीज डेवलप करता है और उन थ्योरीज के माध्यम से नियमों को लागू करता है। तो फर्स्ट केस हम कोट करेंगे, आरडीएमसी बनाम भारत संघ। आरडीएमसी बनाम भारत संघ, और यहाँ पे एक केस और करेंगे साथ में, महेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश। महेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश। तो इन दो केसों की हम बात करेंगे। इन दो केसों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? ग्रहण का सिद्धांत, सॉरी हाँ, पार्थक्य का सिद्धांत लागू किया। ठीक है, तो इन दोनों केस के माध्यम से कौन सा है? पार्थक्य का सिद्धांत। अब पार्थक्य का सिद्धांत कहता क्या है, ये देखने की बात है। पार्थक्य का सिद्धांत यह कहता है कि केंद्र द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, केंद्र या राज्य के द्वारा कोई भी बनाया गया कानून, कोई भी बनाया हुआ कानून अगर भाग 3 से असंगत है, ठीक है, तो कानून का जो असंगत पार्ट है उसको क्या कर देंगे? रद्द कर दिया जाएगा। यानी कानून पूरा रद्द ना करके
जो कानून का असंगत पार्ट है, ठीक है, उसको हटा देंगे। लेकिन अगर किसी कानून का जो क्लॉज है ना, वो इतने हैं, इतने जटिल हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पूरे ही कानून को क्या कर देंगे, हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं, असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। तो ये था हमारा पार्थक्य का सिद्धांत। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल की तरफ, फर्स्ट फंडामेंटल राइट की तरफ, दैट इज आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, जब हम बात करते हैं समानता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 14 ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है। एक होता है विधि के समक्ष समानता, जो हम बात करते हैं ब्रिटिश से लिया गया है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है विधि के समक्ष समान संरक्षण, जो यूएसए का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जब ब्रिटेन की हम बात करते हैं, ब्रिटेन में क्या है, मौलिक अधिकार न्यायालय जो है, जो सुप्रीम जो कोर्ट्स हैं, उनकी व्याख्या पर डिपेंड है सारी चीजें, ठीक है। तो न्यायालय क्या करता है, उसका विषय क्षेत्र क्या करता है, निर्धारित कर देता है। दूसरी बात, आप सभी को पता है कि संसद वहां की क्या है, संप्रभु है। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये प्रूव होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं ब्रिटेन के लोगों के, वो सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका के अगेंस्ट हैं, क्योंकि संसद संप्रभु है, ठीक है, वो कुछ नियम बना सकती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें विधि के समक्ष समानता का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने यूके से लिया है, यूके हमारे कॉन्सेप्ट में यूके से आया है, वो सिर्फ क्या है, एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें क्या कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका के विरुद्ध हैं, विधायिका के विरुद्ध नहीं दिए हुए। वहीं अगर हम बात करें दूसरे कॉन्सेप्ट की, विधि के समक्ष समानता की मैं बात करता हूं, तो ये डायसी द्वारा दिया गया एक विचार था, जो न्यायालयों को अधिकार देने की बात करता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये जो संसद है उसके अधिकार को कम करे, ऐसा इनका विचार नहीं था, राइट। तो जब हम बात करते हैं विधि के समक्ष समानता, तो वो क्या है, एक सीमित अवधारणा है जो कि ब्रिटेन की विधायिका के विरुद्ध क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं उपलब्ध कराती है। वहीं हम बात करें अगर विधि के समान संरक्षण की, तो क्या है, उसमें दिखता है हमें संविधान की सर्वोच्चता हमें महसूस होती है। जब हम बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहती है सुप्रीम कोर्ट की, राइट। तो जब सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा सब चीजें, और सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्चता है वो संविधान की है, तो हम क्या देखेंगे कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के अगेंस्ट हमें दिखेंगे, दोनों के विरुद्ध हम देख सकते हैं, राइट। तो हम समझ पा रहे हैं कि जो भारत का कॉन्सेप्ट है वो दो कॉन्सेप्ट मिलकर बना हुआ है, अर्थात भारत का कॉन्सेप्ट विधि के समान संरक्षण की तरफ ज्यादा झुकाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ भी क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है, राइट, ना कि संसद की, क्योंकि यहाँ पे भी लिखित संविधान है। जब लिखित संविधान होगा तो क्या होगा, संविधान सर्वोच्च होता है, और संविधान को कौन डिफाइन करता है, इंटरप्रेट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है जो कॉन्सेप्ट है दोनों, वो हम समझ गए, ठीक है। देख लेते हैं, आर्टिकल 40 सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ। हमने कॉन्सेप्ट बात कर लिया, थोड़ा देख लेते कौन, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये रहा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात करता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि किसी के भी अगेंस्ट किसी भी पर्सन, एनी पर्सन, ध्यान देना पर्सन यूज किया गया है यहाँ पर, ना कि सिटीजन, ठीक है। तो कोई भी पर्सन है उसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ दिया जाएगा। दिस प्रोविजन कन्फर्म राइट टू द ऑल पर्सन विद देयर सिटीजन और फॉरेनर्स, ठीक है। सिटीजन और फॉरेनर दोनों की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बिना डॉक्यूमेंट या लीगल इमिग्रेंट है उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फॉरेनर वो है जो लीगल डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ब्रिटिश ओरिजिन, यानी कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो ब्रिटिश ओरिजिन से भी हमने बात की। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज ग्रुप, यानी कि किसी भी विशेष अधिकार ग्रुप का क्या है, एब्सेंस रहेगा। इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल सबडक्शन ऑल पर्सन, द ऑर्डिनरी लॉ लैंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। सिंपल मीनिंग अगर बताऊं, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, इनका कहना है। नो पर्सन, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कोई भी विधि के ऊपर नहीं है। इट इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट, थोड़ा नेगेटिव कॉन्सेप्ट देखने को लगता है, क्योंकि ये बात करता है समानता के साथ समान व्यवहार की बात करता है, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, रूल ऑफ लॉ की बात ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधि के समान संरक्षण, जो हमने बात की अभी। कहाँ कॉन्सेप्ट है ये, इट इज टेकन फ्रॉम यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द
इक्वल सर्कमस्टांसेस। ये समझो, ये कह रहा है कि इक्वल सिचुएशन है, इक्वल सर्कमस्टांसेस है तो ही इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यानी कि अगर किसी ने सपोज करो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति उसने मर्डर कर दिया, राइट, एक ने चोरी किया, बस वो चोर है। अब आपको दोनों ने क्राइम ही किया है, दोनों को बराबर सजा दो। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि अगर मर्डर वाला है तो मर्डर के हिसाब से बात करेंगे, मतलब मर्डर के हिसाब से बात इसका सॉल्यूशन होगा, और चोर के हिसाब से चोर के लिए सजा उसके हिसाब से बात करेंगे। सपोज दो चोर थे और दो मर्डर वाले थे, तो इन दोनों की सिचुएशन एक थी, तो इन दोनों को सेम सजा मिलेगी। इन दोनों का सेम सिनेरियो है तो इन दोनों को सेम मिलेगी। यानी कि दोनों की कंपेयर करूं मैं तो क्या सिचुएशन अलग अलग है, तो असमान परिस्थितियां होने के साथ असमान व्यवहार भी होना चाहिए। ये बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ और पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। यानी कि सभी क्या, अगर सेम सिचुएशन में है तो सभी का सेम व्यवहार होना चाहिए, तो ट्रीटेड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इंपॉर्टेंट चीज। और किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। पूरे आर्टिकल्स में हम क्या बात करेंगे, हम समानता की ही बात करेंगे। ठीक है, बोथ ऑफ द एम, यानी कि हमने बात की विधि के समक्ष समानता की, हमने बात की विधि के समान संरक्षण की। लेकिन हम दो कॉन्सेप्ट पढ़े, दोनों के अपने अपने पता है क्या क्या एम है, लेकिन कॉमन क्या है, इक्वलिटी एस्टेब्लिश करना है, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस देना है। दोनों कॉमन गोल क्या है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। जो इक्वलिटी ऑफ लॉ की बात करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट कहां से निकलता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है वो, क्योंकि विधि के समक्ष समानता तभी होगी जब विधि का शासन होगा। अगर विधि का शासन नहीं होगा तो विधि की समक्ष समानता कैसे होगी, जब नियम ही नहीं तो शासन किसके हिसाब से होगा, किसी के हिसाब से नहीं। तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर दैट नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट बिफोर द लॉ। यानी कि जब तक अगर जब नियम है और नियम को अगर हम ब्रीच ना करें तो क्या हो गया, तो लॉ तोड़ा नहीं हुआ। विधि का शासन है, नियम से काम करो, तो क्या है, कोई भी एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ऐसे हम देख पा रहे हैं एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट ऑफ ए ब्रीच ऑफ लॉ। यानी कि सिंपल भाषा में बताऊं, अगर आप कोई लॉ ब्रीच नहीं कर, कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन नहीं होना चाहिए। होता है विधि का शासन। इक्वलिटी बिफोर द लॉ दैट इज इक्वल सब्जेक्ट ऑल सिटीजन रिच पुअर हाई लो। अगर बात करें इक्वल बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष सभी समान हैं, तो क्या करा है वो, इक्वल सब्जेक्शन ऑल सिटीजन्स रिच पुअर हाई लो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल टू द ऑर्डिनरी लॉ लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट। अब हमने सेम पॉइंट पीछे डिस्कस किया कि विधि के समक्ष समानता की बात करें तो किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो ऑफिशियल है, चाहे वो नॉन ऑफिशियल है, सभी को क्या समझना चाहिए, सभी को विधि के समक्ष क्या करना है, सभी को विधि के समक्ष समान समझना है, राइट। नेक्स्ट है द प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इन द रिजल्ट ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ रादर देन द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग ऑफ सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट। हम डिस्कस कर चुके पॉइंट। द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट आर एप्लीकेबल टू द इंडियन सिस्टम एंड नॉट द थर्ड वन। यानी कि ये जो दोनों सिस्टम, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज ग्रुप, एब्सेंस ऑफ जब आप रूल नहीं तोड़ेंगे तो क्या आपके खिलाफ कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट। दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये भारत में लागू होते हैं। थर्ड वाला पॉइंट इंडिया में लागू नहीं होता है, इट इज नॉट फॉर द इंडिया। Supreme Court held that the rule of law as embodied in Article 40 is the basic feature of the Indian Constitution। यानी विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये क्या है, आधारभूत संरचना का पार्ट बना दिया है, आधारभूत संरचना का पार्ट बन गया है। आधारभूत संरचना का सिद्धांत किससे आया था, केशव भारती किससे आया था, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारा एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं कि जब हम बात करते हैं 1914 विधि के समक्ष समानता या विधि के, हाँ विधि रूल ऑफ लॉ, ठीक है, हाँ विधि का शासन, ठीक है, एक ही बात है। तो हम बात करते हैं अपवाद की, हम बात करते हैं
एक्सेप्शंस की। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बात करूं, जब हम अपवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों राष्ट्र प्रमुख हैं, एक राष्ट्र प्रमुख है और एक राज्य प्रमुख है। इन दोनों के अगेंस्ट न्यायालय के समक्ष आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पेपर। रूल ऑफ लॉ, द रूल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शन। यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट एक्शन क्या, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंजॉय द फॉलोइंग इम्यूनिटीज आर्टिकल 361। यानी कि 361 के अनुच्छेद के अंतर्गत जो भारत के राष्ट्रपति हैं और राज्य के गवर्नर जो छूट प्राप्त है। कौन कौन छूट प्राप्त है, द प्रेसिडेंट और गवर्नर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज। यानी कि जो राष्ट्रपति हैं और गवर्नर जब अपनी पावर्स का एक्सरसाइज करते हैं तो वो किसी भी कोर्ट में उसके लिए क्या है, उत्तरदायी नहीं है। ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट पावर, और वो आंसरेबल नहीं है। ठीक है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड, यानी कि किसी के अगेंस्ट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के अगेंस्ट। सिंपल मैनर समझ लो कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं चल सकता है। और ये आर्टिकल कौन सा, 361 का 2, 361 ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको याद करना है तो। फर्स्ट वाला है 361, ये हो गया। ठीक है। नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट imprisonment of the president or governor shall be issued from any court during his term। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो भी गवर्नर्स हैं और प्रेसिडेंट हैं वो कोई उनको क्या है, अरेस्ट नहीं कर सकते जब तो वो पद पर बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नो सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर shall be instituted during his term of office in any court in respect to any act done by within his personal capacity whether before or after he entered upon his office until expiration of 2 months next after notice he has been delivered to him। समझो पॉइंट। क्रिमिनल केसेस चलेगा नहीं, यहाँ पे बात हो रही है सिविल केस की। ठीक है। सिविल केस अगर फाइल करते हैं तो उनको 60 डेज का क्या होना, नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोसीड कर सकते हैं। राइट। सो ये हमारे पॉइंट थे प्रेसिडेंट और गवर्नर से जुड़े हुए, जिनको क्या मिली है, इम्यूनिटी मिली हुई है किससे, आर्टिकल 14 से। राइट। नेक्स्ट है, नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट टू द पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर बाय रेडियो एंड टेलीविजन ऑफ ए सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, आर्टिकल 361A। इन सिंपल मैनर, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, मीडिया का, उन्होंने क्या किया, एक रियल इंसिडेंट की खबर छाप दी अखबार में। ठीक है। जो सेशन में चल रहा था, तो ये कहा गया है उसके अगेंस्ट, उस पर्सन के अगेंस्ट क्रिमिनल और सिविल कोई भी मुकदमा नहीं हो सकता है। यानी ऐसा, लेकिन क्या होना चाहिए, ट्रू, पहला ट्रू इंसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, ट्रू इंसिडेंट है, अगर वो उन्होंने छाप दिया है, शेयर कर दिया है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, दीवानी और आपराधिक मुकदमे नहीं होंगे। सिविल एंड क्रिमिनल दोनों केसेस नहीं हो सकते उस पर्सन के अगेंस्ट। राइट। नेक्स्ट है, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल इन एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट टू एनीथिंग सेट इन वोट गिवन टू हिम पार्लियामेंट और एनी कमेटी देयरफॉर। यानी कि जब हम बात करते हैं कि संसद का सेशन चल रहा है, राइट, और किसी मंत्री महोदय ने कुछ टिप्पणी कर दी, तो आर्टिकल 105 क्या कहता है कि उस टिप्पणी के लिए उस मंत्री महोदय के खिलाफ कोई भी क्या नहीं होगा, एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बात की गई है वो संसद के भीतर की गई है। संसद अपने रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कोई एक्शन ले सकती है संसद, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और चेयरमैन साहब कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, बट संसद के बाहर कोर्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर बात करूं मैं
राज्य विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू 194 1994 के अकॉर्डिंग सेम रूल लागू होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पर, राइट। तो अगर राज्य विधानसभा या संसद के अंदर कोई भी वाद या टिप्पणी हुई है तो उसके अगेंस्ट, उस मंत्री या संसद सदस्य के अगेंस्ट कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द फॉरेन सॉवरेन रूल्स एम्बेसडर्स डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग, यानी कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ है, हमारे और देशों में रहते हैं डिप्लोमेट्स, तो उन डिप्लोमेट्स को क्या होता है, उनको इम्यूनिटी प्राप्त है, ठीक है, बाय दी, इसके लिए जो इम्यूनिटी प्राप्त है वो है वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इनको इम्यूनिटी प्राप्त है, ठीक है। इसी तरीके से जो यूएनओ है और उसकी एजेंसीज है, उनको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त है, जिस तरीके से इन्हें प्राप्त है, ठीक है। आई होप बहुत तरीके से लिखा हुआ है, सिंपल वे में समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन दी सर्टेन ग्राउंड, आर्टिकल 15 की हम बात कर रहे हैं, सिंपल। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्रूशियल प्रोविजन अंडर द फंडामेंटल राइट्स, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और पीपल ऑफ बर्थ, यानी कि क्या कर रहा है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 कह रहा है कुछ आधार हैं, कुछ बेस हैं, जिनके आधार पर क्या कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से वो, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इन आर्टिकल के क्लॉज हैं 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), ठीक है। तो 15(2), 15(1) और 15(2) ये क्या है, ये क्लॉज है, लेकिन 3, 4, 5 क्या है, ये अपवाद है, ये क्या है, एक्सेप्शन, अपवाद। तो क्लॉज 1 क्या कहता है, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन बेस्ड ऑन द रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 15(1) कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं कर सकता है, सिंपल। वहीं अगर बात करें, सिटीजन कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द एक्सेसिंग पब्लिक स्पेस जैसे शॉप, रेस्टोरेंट, वेल्स, रोड्स एंड सेम थिंग। हम लोग को पता है इतिहास में बहुत सारे समाज के साथ ऐसा हुआ है कि उनको कुओं का प्रयोग, सार्वजनिक रेस्टोरेंट का प्रयोग, आप इस क्षेत्र में नहीं जा सकते, आप गांव से बाहर रहेंगे, ऐसी चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए हमारे पास कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 15(2), ठीक है। अब देखो, जब बहुत सारी क्लॉज, 2 क्लॉज हमारे पास हैं कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। मेन कॉज क्या है, हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी की, मेन थीम क्या है हमारी, इक्वलिटी थीम है हमारा, कि समानता की बात होगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हमारी थीम है, ठीक है। तो जब समानता की हम थीम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दिखता है कि अपवाद के रूप में इट अलाउ टू स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो आर्टिकल 15(3) क्या कहता है कि राज्य बच्चों और महिलाओं के पक्ष में कुछ विशेष प्रोविजंस, अधिकार बना सकता है, ये कहता है कौन, आर्टिकल 15 क्लॉज 3। वही हम बात करें आर्टिकल क्लॉज 4, इट परमिट्स टू स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि 15 की बात करें तो सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़े वर्ग, SC, ST, इन सबके इंटरेस्ट के लिए, इन सबके हित में क्या कर सकता है, स्टेट प्रोविजन बना सकता है। और ये वाला क्लॉज जो है ये ऐड किया गया था हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा इसे ऐड किया गया था, राइट। वही हम बात करें जो आर्टिकल नेक्स्ट हमारा है क्लॉज 5, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड फॉर स्पेसिफिक ग्रुप कैन हैव स्पेशल प्रोविजन एज पर लॉ।
इससे जोड़ा गया था हमारा 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005, यानी कि इसको ऐड किया गया था 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि सरकार हाँ, सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है, चाहे हम बात करें, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है रिजर्वेशन का, यानी कि सरकार क्या कर सकती है, जो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है किसके, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है रिजर्वेशन का, राइट। तो एक चीज और है, रिजर्वेशन का पॉइंट निकल के आ रहा है, और रिजर्वेशन जो है, आरक्षण की हम बात करें तो आरक्षण मिलेगा, आरक्षण बोथ में, पब्लिक भी और प्राइवेट, दोनों ही इंस्टीट्यूशन में क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। ये ऐड किया गया था 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 में। ठीक है, तो मुझे लगता है पॉइंट क्लियर है अभी कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता सिटीजन्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। वहीं सिटीजन कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द एक्सेसिंग पब्लिक स्पेस सच एज शॉप, रेस्टोरेंट, वेल, यानी कि उनको ऐसा नहीं कि डिनाई कर दो कि आप यहाँ इसका एक्सेस नहीं ले सकते हैं, आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है इट अलाउज टू स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है स्टेट। ये क्या हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि ऊपर के दो आर्टिकल क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, नीचे क्या कर रहे हैं, स्पेशल प्रोविजन बनाने की बात कर रहे हैं केवल आर्टिकल, राइट। तो अगर फोर्थ क्लॉज की बात करूँ, इट परमिट द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, इन सब के एडवांसमेंट के लिए क्या कर सकता है स्टेट अलग से क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है। ठीक है, फिफ्थ की बात करूँ, एजुकेशन स्टूडेंट एस्टैब्लिश स्पेसिफिक ग्रुप कैन बी हैव स्पेशल प्रोविजन एज पर द लॉ। अगर किसी स्पेशल ग्रुप ने कोई स्पेशल, यानी प्राइवेट की बात हो रही है बेसिकली, कि प्राइवेट आपने कोई संस्था बना ली तो वहां पे भी आपको क्या रिजर्वेशन देना है। आर्टिकल 16 की बात करें तो 16 क्या कहता है, 16 कहता है जो सार्वजनिक पद है ना, राज्य स्टेट के अंडर, उनमें सभी के लिए समान अवसर मिले, राइट। तो इसी में भी ऐसी क्लॉज दे रखे हैं। आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोकस ऑन द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पब्लिक चीज क्या है, इक्वलिटी की बात हो रही है, और क्या हो रही है, अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट जो जॉब्स है उनकी बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है पब्लिक जॉब्स की। ठीक है, तो एंश्योर दैट नो इंडिविजुअल इज डिस्क्रिमिनेट, कोई भी व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा अगेंस्ट व्हेन द गवर्नमेंट जॉब, व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट जॉब, यानी कि कोई भी पर्सन है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब है। अब क्या है, पब्लिक ऑफिस, क्या सभी को एक्सेस मिलेगा। जब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी की तो वो जाता है आर्टिकल 16। ठीक है, तो आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, क्लॉज फर्स्ट कहता है द गारंटी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन मैटर ऑफ द रिलेटेड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गारंटीज है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की भी बात होगी तो वहाँ पे क्या होगा, इक्वल ट्रीटमेंट होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा रही से तो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई कम पैसे वाले को तो कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब, यानी कि केवल धर्म, जाति, लिंग या उद्भव का जो होम है, आवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि पहला कह रहा है इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, दूसरा बेसिस बता रहा है कि क्या क्या बेसिस पे नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, वही बात करें हम पॉइंट नंबर 3 की, तो इट अलाउ पार्लियामेंट टू इम्पोर्ट रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर द स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट इफ नेसेसरी, यानी कि सिंपल मैनर में इन जो निवास है ना, जो आवास से संबंधित अगर कोई हमें योग्यता निर्धारित करनी है, ठीक है, किसी स्टेट के लिए, तो उसे निर्धारित करेगी संसद, किसी भी स्पेसिफिक के लिए क्या करेगी, किसको अथॉरिटी है, संसद के लिए। तो संसद इम्पोज रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर द स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट इफ नेसेसरी, यानी अगर राज्य को किसी जरूरत है कि हमें किसी जॉब के लिए स्पेसिफिक
क्या चाहिए, निवास के लोग चाहिए। तो उस क्लॉज को डालने का अधिकार किसका है, उस क्लॉज को डालने का अधिकार है संसद का, ताकि देश में एकता और अखंडता बनी रहे, आप सबको पता है। ठीक है, वहीं हम बात करें आर्टिकल 16(4). इट परमिट्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि अब बात हो रही है आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए। अगर किसी भी सिचुएशन में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का प्रतिनिधित्व अवेलेबल नहीं है तो राज्य क्या करेगा, सेवा योजना में, ठीक है, क्या कर सकता है, रिजर्वेशन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या है, यहाँ से रिजर्वेशन का क्लॉज निकलता है जॉब्स में। ठीक है, यहाँ से रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट निकलता है जॉब में। जब जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा तो किस बात होगी, आर्टिकल 16(4) की। अगर एजुकेशन की बात होगी तो 15(4) की बात होगी। ठीक है, 4 क्या है, आर्टिकल 4 एम्पावर द स्टेट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन। जैसे हम अभी जोड़ के मैं आपको एक केस के माध्यम से बताऊंगा इन तीनों पॉइंट्स को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है, जब बात रिजर्वेशन की आती है तो हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन 50% होना चाहिए। तो क्या आरक्षण की सीमा होनी चाहिए, होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, कहाँ से थॉट निकला, थोड़ा डिबेट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक केस का मैं जिक्र करता हूँ, एल बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963। इसमें क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने ऊपरी सीमा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ऊपरी सीमा तय होनी चाहिए, रिजर्वेशन की एक सीमा होनी चाहिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और जो एल बालाजी केस में कहा सर्वोच्च न्यायालय ने, उसको इंदिरा साहनी, जिसे मंडलवादी बोलते हैं, केस में 1993 में इसे लागू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्या बेसिस था, तो जब डिबेट असेंबली के सामने आई थी तो अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 335 का जिक्र किया और कहा कि SC ST या OBC, क्या अगर हम ध्यान रखते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कार्यकुशलता है, प्रशासनिक कार्यकुशलता, वो इफेक्ट ना हो। ठीक है, यानी कि हम रिजर्वेशन देते हुए इतना मगरूर ना हो जाए, इतना खो ना जाए कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी खराब हो जाए। ठीक है, तो हमें रिजर्वेशन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है प्रशासनिक कार्यकुशलता बनी रहे और वो अफेक्ट ना हो। तो इसी को आधार मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था, 50% की जो सीमा है आरक्षण की, उसको घोषित कर दिया था। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि एक स्टेट है तमिलनाडु, है ना, वहाँ पे पॉपुलेशन इस तरीके से है कि जो SC ST है वो ज़्यादा है, जो और छोटे लोग हैं वो कम है। तो वहाँ पे जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो अलग है। तो तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे 50% की जो रिजर्वेशन की सीमा है उसको ब्रीच किया हुआ है। और यह कब, ये 76वां संविधान संशोधन 1994 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या है कि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है, 50% जो सीमा है, उसको ब्रीच करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 16 का एनालिसिस। हम बात करेंगे आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है, एबॉलिशमेंट ऑफ द अनटचेबिलिटी। तो एबॉलिशमेंट क्या है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत की समाप्ति। क्लॉज 1 क्या कहता है, डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एज एबॉलिश्ड एंड प्रोहिबिट्स इट्स कंटिन्यूअस इन एनी फॉर्म। फर्स्ट क्लॉज कह रहा है कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को रोकना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो, यानी कि किसी भी फॉर्म में अस्पृश्यता नहीं होगी। ये कह रहा है आर्टिकल 1A। एनी एक्ट एनफोर्सिंग अनटचेबिलिटी कंसिडर्ड एज द ऑफेंस ऑफ पनिश्ड बाय द लॉ। अगर कोई भी नियम या कुछ भी ऐसी अपनी प्रथा है जिससे अनटचेबिलिटी बढ़ती है, अनटचेबिलिटी को बढ़ावा मिलता है उससे, तो क्या होगा, उसे पनिश किया जाएगा बाय द लॉ, बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 17 में कोई स्पेशल नहीं था, तो इसलिए बहुत छोटा सा है ये। ठीक है, तो पहला क्या करता है, अस्पृश्यता को मनाही करता है। दूसरा कह रहा है कि अगर किसी तरीके से आप उसे क्या कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, यूज कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, उसका प्रयोग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या होगा, वो पनिशेबल ऑफेंस है। हम बात करते हैं आर्टिकल 18, उपाधिकों का अंत, एबॉलिशमेंट ऑफ द इंडियन टाइटल्स, इंडियन टाइटल्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं उपाधियों का अंत। तो हमारे पास हम बात करते हैं 18(1), 18(2), 18(3) क्लॉज दे रखे, राइट। तो फर्स्ट अगर फर्स्ट मैं पढ़ने की कोशिश करूं, आप देख सकते हैं पैनल पे। तो राज्य
किसी भी भारतीय नागरिक को उपाधि की क्या कर रहा है, मनाही कर रहा है। यानी कि पहला हमें दिख रहा है उपाधियों का अंत, यानी कि स्टेट क्या करेगा, आप कोई भी टाइटल होल्ड नहीं करेंगे, है ना। अगर मैं बात करूं, क्या हम जो एकेडमिक्स होते हैं, एकेडमी हो गया या सेना में जो टाइटल्स मिलते हैं उनको भी हम होल्ड नहीं कर सकते? तो सर्वोच्च न्यायालय कहना है उनसे किसी तरह की गैर बराबरी नहीं हो सकती है और उनको होल्ड कर सकते हैं। तो वन लाइन में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो पॉइंट ये बनता है कि राज्य किसी भी नागरिक को कोई भी उपाधि नहीं देगा बशर्ते अकादमी और सैन्य उपाधियों को छोड़कर, ठीक है। लेकिन सेना संबंधी उपाधि रहेंगी वो, और एकेडमिक्स की जो भी हमारी उपाधि रहेंगी उनको छोड़कर सभी क्या है, सभी को मनाही की गई है आर्टिकल 18(1) में, ठीक है। ये हो गई बात भारतीय नागरिक की। दूसरा, अगर भारतीय नागरिक कहीं विदेश में काम कर रहा है या विदेश से क्या मिल रहा है, उसे कोई टाइटल दे रहे हैं, तो वो भी टाइटल नहीं लिया जाएगा। ये है आर्टिकल 2। भारतीय नागरिक अगर विदेश से कोई टाइटल मिल रहा है उसको नहीं लेगा, आर्टिकल 2। इस तरीके से अगर भारत राज्य है, अगर भारत में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, जो गैर भारतीय है, अब वो गैर भारतीय तो है लेकिन उसे कोई टाइटल मिल रहा है, तो वो भी क्या है, स्वीकार नहीं कर सकता। अगर स्वीकार करेगा तो उसे पहले प्रेसिडेंट साहब की परमिशन लेनी होगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा अगर मैं देखूं, अभी देखो ये थोड़ा ब्रॉड है फोर्थ वाला, कि भारत में किसी प्रकार का किसी भी सरकार के अधीन कोई भी काम करने वाला पर्सन है, ठीक है, अब वो विदेशी है, तो क्या कर रहा है, वो कोई भी उपलब्धि, गिफ्ट, भेंट कुछ नहीं ले सकता बिफोर द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि 4 आर्टिकल्स की मैं बात करूं तो फर्स्ट 2 आर्टिकल क्या है, भारतीय नागरिकों के लिए है, और 2 आर्टिकल 3 और 4 विदेशी नागरिकों के लिए है। अगर वो भारत में काम कर रहे हैं और भारत के बाहर से उन्हें कोई टाइटल दिया जा रहा है तो बिना राष्ट्रपति की परमिशन के वो टाइटल को होल्ड नहीं कर सकते, रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 18। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, प्रोविजन ऑफ टाइटल्स, फॉरेन टाइटल्स और रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। आगे देखते हैं आर्टिकल 19 की हम बात करते हैं, बहुत ब्रॉड है। इसमें बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार तो इसमें 5-6 आर्टिकल और लगता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1) स्वतंत्रता की बात करता है। वहीं आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(3), 19(4), 19(5), 19(6) ये आर्टिकल्स हैं, ये इसके अपवाद हैं, ठीक है। अपवाद इन सेंस कि जब तार्किकता के आधार पर, है ना, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं तो इन आर्टिकल्स का ही जिक्र होता है, ठीक है। तो 19 में क्या दिया है, 19 में दिया हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 1A। 1B में क्या है, एक मिनट में, यह आर्टिकल 1A, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम सभा करने का अधिकार, ठीक है, या बिना शस्त्र के इकट्ठा होने का अधिकार, तो इसे लिख सकते हैं हम आर्टिकल 1B। Citizen can assemble peacefully without any armed restriction apply if it is likely to disturb public order। यानी कि अगर पब्लिक ऑर्डर की कोई समस्या होती है तो इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। जहां भी रेस्ट्रिक्शंस की बात होगी तो वो बात होगी आर्टिकल नेक्स्ट की, ठीक है। अगर इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगेगा तो वो जाएगा आर्टिकल 2 में, ये होगा रेस्ट्रिक्शंस। ये जाएगा आर्टिकल 3 में, रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ्रीडम ऑफ फोरम एसोसिएशन, यानी कि संघ बनाने का अधिकार, ठीक है, ऑफ यूनियन। सिटीजन कैन फॉर्म ग्रुप और यूनियन फॉर द लॉफुल पर्पस। अगर इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे तो क्या होगा, ये होगा 19(4) रेस्ट्रिक्शंस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं 19(1)(c), ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विचरण करने का अधिकार, राइट टू मूव फ्रीली, मतलब आराम से घूमने फिरने का अधिकार, 19(1)(d). यही अगर मैं आ जाऊं तो 19 क्या आ गया, 19(5) आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम टू रेजाइड एंड सेटल, यानी कहीं भी बसने का अधिकार, ठीक है। तो 19(1)(e), 19(1)(e) आ गया, बसने का अधिकार, ठीक है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शंस की तो यहाँ पे आता है 19(5),
ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, वृत्ति एंड पेशा, वाणिज्य, कारोबार, ये सब करने की छूट। आप कहीं भी जाके व्यवसाय कर सकते हैं। इसे लिखेंगे 19(1) जी। जी। अभी क्वेश्चन आया होगा कि सर एफ कहाँ चला गया बीच में से, तो जो 19(1)(f है, अनुच्छेद 19(1)(f) पहले वो लिख दो भाई, 19(5) के बाद क्या था 6। देखो बहुत सिंपल है, बस सीक्वेंस याद रख लेना, 1 A B C D E F G, एफ नहीं एफ तो ठीक है, यहाँ से 2 3 4 5 5 6, बहुत सिंपल है। सीक्वेंस याद रखना कि पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच आएगा, फिर असेंबल आएगा, फिर एसोसिएशन आएगा, फिर फ्री होगा, फ्रीली मूवमेंट आएगा, फिर एसेंस आएगा, फिर फ्रीडम ऑफ एनी प्रोफेशन आएगा। ये याद रख लेना बस, ठीक है। अब हम बात करते थोड़े से हमारे 19(1)(f) के बारे में। तो 19(1)(f) या आर्टिकल 31, दोनों को अगर बात करूं तो दोनों को संपत्ति के अधिकार के रूप में समझते हैं। ठीक है। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से लीगल अधिकार बना दिया, लीगल राइट्स बना दिए। ठीक है। लीगल राइट्स क्या होते हैं? लीगल राइट्स होते हैं, तो डिफरेंस होता है दोनों में, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में क्या डिफरेंस होता है। तो हम बात करते हैं राइट्स। राइट्स दो प्रकार होते हैं, लीगल राइट एंड नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट। तो लीगल राइट में आपको दिया जाता है मुआवजा, क्षतिपूर्ति, वहीं फंडामेंटल राइट्स में आपको दिया जाता है सेम चीज वापस। ठीक है। जैसे कि आपकी किसी ने हंसी छीन ली तो आपको हंसी वापस दी जाएगी, ठीक है। लेकिन आपकी अगर प्रॉपर्टी ली जाती है तो आपको मुआवजा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी ही वापस दी जाए। ठीक है। तो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, यानी पहले भाग 3 का हिस्सा हुआ करता था, पार्ट 3 था, ठीक है, अनुच्छेद 31। वहीं अभी लीगल राइट है 300 क और भाग 12। ठीक है। आई होप अभी क्लियर है कि संपत्ति का अधिकार क्या था और बीच में से कहाँ चला गया था, एफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 20, स्वतंत्रता का अधिकार। तो जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता, तो स्वतंत्र किससे, तो स्पेशली बात करता है ये अपराधों के मामले में। कुछ अपराधों के मामले में क्या होना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं संरक्षण की, तो उससे रिलेटेड हमारे पास आर्टिकल है 20(1) हो गया, 20(2), 20(3), ठीक है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे आर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं। तो जब हम बात करते हैं आर्टिकल 20(1), आर्टिकल 20(1) क्या कहता है, आर्टिकल 20(1) कहता है कि किसी कोई भी काम है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है कि कोई भी अगर आपने काम किया और कानून बनाकर उसे क्या कर रहे हैं, अपराध घोषित कर दें पहले से, यानी कि आज आपने कोई काम किया और वो आज एट प्रेजेंट अपराध नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कानून बना के पूर्व प्रभाव से उसको लागू किया जा सकता है। तो ऐसे कानूनों को लागू हम सिर्फ किसमें कर सकते हैं, दीवानी मामलों में भी ऐसे कानून लागू किए जा सकते हैं, आपराधिक मामलों में ऐसे कानून लागू नहीं किए जा सकते हैं। दोबारा समझ लो, कुछ कानून ऐसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आज कोई चीज अपराध नहीं है, राइट, ठीक है। जैसे सपोज करो आज मैं टैक्स नहीं दे रहा हूँ, मेरी इनकम 10 लाख रुपए है और मैं टैक्स नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सरकार ने क्या कर रखा है कि 10 लाख तक छूट है अभी, राइट। अगली साल सरकार क्या करे कि सर छूट है 5 लाख तक की, और जो नियम है वो पिछले साल से लागू होगा, यानी कि इस साल जो टैक्स मैंने नहीं दिया था मुझे वो नेक्स्ट ईयर भरना पड़ेगा, यानी कि पिछले प्रभाव से लागू किया जा सकता है, ठीक है, राइट। सो जब हम बात करते हैं पिछले प्रभाव से, तो क्रिमिनल केसेस में ये वाला क्लॉज लागू नहीं होता है, ये ओनली सिविल जो केसेस होते हैं उनमें लागू होता है। ये था हमारा आर्टिकल 21। वहीं अगर मैं बात करूं आर्टिकल 22, यानी कि 20 22 सेकंड नहीं बोल रहा हूँ, 20 का सेकंड क्लॉज, ठीक है। तो ये बात करता है डबल जियोपार्टी, यानी कि दोहरी जोखिम। सिंपल सी समझो कि एक ही अपराध के लिए
2 बार सजा नहीं मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट है, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम 20(3) का, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, तो ये बात करता है कि अपने विरुद्ध आपको किसी भी पर्सन को आप गवाह नहीं बना सकते, यानी कि खुद के विरुद्ध किसी भी पर्सन को आप गवाह नहीं बना सकते। तो हमारे पास आर्टिकल 20(1), 20(2), 20(3), 3 आर्टिकल हमने बात की। तो इन तीनों में क्या है, इन तीनों में जो फंडामेंटल राइट है क्या है, संरक्षण प्राप्त है। इन तीनों में पर्सन को संरक्षण प्राप्त है, यानी कि पूर्ण प्रभाव से लागू होगा तो आपको संरक्षण प्राप्त होगा। डबल जियोपार्डी नहीं हो सकती है, एक ही गलती के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती है। थर्ड में क्या है, खुद के अगेंस्ट गवाह बनने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जियोपार्डी से जब हम जियोपार्डी बात करते हैं, डबल जियोपार्डी, दोहरा जोखिम। ठीक है, इस रिलेटेड केस है हमारे पास वेंकट रमन बनाम भारत संघ। इसमें सरकार ने कहा था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक ही अपराध के लिए, ठीक है, एक व्यक्ति को एक से अधिक बार सजा नहीं मिल सकती है। तो वेंकट रमन केस है, वेंकट रमन बनाम भारत संघ। ठीक है, और जिसमें कहा गया था कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट आर्टिकल पुराण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सेम लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, ऐसे नियम जो पिछले प्रभाव से लागू होते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डबल जियोपार्डी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि खुद के अगेंस्ट क्या करना है, गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया सकता। तो तीनों ही कैटेगरी के लिए क्या है, प्रोटेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो हमारा मेन क्लोज क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जब हम बात करते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति क्या समझते हो, सोचो जरा एक मिनट, कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की हम बात करते हैं क्योंकि ये हमारा जो संविधान है, मौलिक अधिकार है, सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है इसी अनुच्छेद का है। ठीक है, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं अभी वो इसी अनुच्छेद का ही विस्तार है। ठीक है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधित क्या मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और जो स्वतंत्रता है उसको किसी भी विधि के द्वारा, ठीक है, अलग या वंचित किया जाएगा या नहीं, यह है हमारा क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का। बड़ा क्लियर हुआ कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है, व्यक्ति, कोई व्यक्ति है उसका प्राण और जो स्वतंत्रता है खुद की, ठीक है, वो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा या नहीं। ठीक है, तो इस आर्टिकल को समझने के लिए हम 2 केस की बात करेंगे, एक एन गोपाल मामला, फिर आगे बढ़ेंगे हम 28 साल बाद आया था मेनका गांधी केस। तो द डिबेट हैज बीन क्लोज बाय दैट केस, उस केस के द्वारा क्या सेटल कर दिया जाएगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, और बहुत चीजें देख लेंगे इसके साथ ही। तो एन गोपाल केस जब आया था तो उसमें क्या गया था कि जो मनमानी प्रक्रिया है, कोई भी मनमानी प्रक्रिया है विधायिका की, उसके विरुद्ध, सॉरी कार्यपालिका की, ठीक है, उसके विरुद्ध मौलिक अधिकार है, उसके विरुद्ध क्या है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ना कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के। कहने का मतलब कार्यपालिका मनमाने तरीके से रोक लगा सकती है आर्टिकल 21 पर, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ बना हुआ है, यानी कि कोई नियम है, ठीक है, उसको जैसे क्या है, जो केस आया था वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का था, प्रिवेंटिव डिटेंशन का था जो केस आया था एन गोपालन का, है ना, उसी को लेकर केस चला था ये। तो कार्यपालिका ने क्या किया, कार्यपालिका ने किया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो नियम बना हुआ था वो विधि के द्वारा ही बना हुआ था, लेकिन नियम बनाने में किसी भी क्लॉज का मिसयूज नहीं किया गया, राइट। सो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी वो, उस नियम को यूज करके प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा दिया।
ठीक है, तो ये था हमारा एन गोपाल केस। दूसरा हमारा आता है एक कॉन्सेप्ट होता है विधि द्वारा विधिवत प्रक्रिया। अभी मैंने बात की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि रूल ऑफ प्रोसीजर, किस तरीके से रूल बनना है उसको चेक करना है बस, उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो चेक नहीं करना, सिर्फ चेक करना है कि रूल सही तरीके से बना है। यह रूल यानी कि विधि द्वारा स्थापित यह प्रक्रिया। अब नेक्स्ट क्लॉज आता है विधि की विधिवत प्रक्रिया, यानी कि विधिवत प्रक्रिया इन द सेंस कि अब कानून की क्या करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय कानून की वैधता भी चेक करेंगे कि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, उसका आचरण भी चेक करेंगे, राइट। तो अब विधि की विधिवत प्रक्रिया की स्थापना हो रही है, राइट। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था अमेरिका से। फिर अब केस आ गया दूसरा केस, मेनका गांधी केस, 1978 में केस आ गया। और इस केस में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना एन गोपाल का केस है उसको पलट दिया, ठीक है, और कहा कि उचित और न्यायपूर्ण आधार पर ही इसे रोका जा सकता है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसे उचित और न्यायपूर्ण आधार पर ही, ऐसा नहीं है कि बस बस चेक कर लिया कि विधि से जो लॉ है वो विधि के द्वारा बना हुआ है सही तरीके से और लागू कर दो, उसका इफेक्ट चेक नहीं करना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब जो पहले कार्यपालिका के अगेंस्ट थी, पहले क्या था, एन गोपाल केस हम देखे थे कि विधायिका के अगेंस्ट क्या था, विरुद्ध फंडामेंटल राइट नहीं था, ओनली कार्यपालिका के अगेंस्ट था। लेकिन अब मेनका गांधी केस में क्या कर दिया कि जो सुरक्षा है फंडामेंटल राइट्स की वो अब कार्यपालिका के लिए भी हो गई है और विधायिका, यानी कि अब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कार्यपालिका तथा विधानमंडल दोनों के अगेंस्ट है, दोनों के विरुद्ध मिल गई, ठीक है। जब केस हुआ, जब केस आया था तो मेनका गांधी जो मामला था तो उसमें क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि प्राण की स्वतंत्रता को शारीरिक बंधों में नहीं बांधा जा सकता और मानवीय सम्मान को भी इसमें शामिल किया, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा है, यहाँ समझ लेते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। राइट टू प्राइवेसी देखो चला हुआ है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 20, ये देखने वाले हैं अभी हम। राइट टू पॉल्यूशन फ्री, मतलब पॉल्यूशन फ्री लाइफ के लिए। राइट अगेंस्ट द आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इस जो हमारा अनुच्छेद 21 है इसका दायरा बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है और इसमें लगभग अभी एट प्रेजेंट 30 से 35 अधिकार, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21A की, यानी अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A इसमें दिया हुआ नहीं है क्या, छोटा सा दे रखा है बस, ठीक है। तो अब सब थोड़ा सा हम डिटेल समझ लेते हैं, इसमें दिया हुआ नहीं है तो हम अपनी तरफ से समझ लेंगे, नहीं दिया हुआ तो। अनुच्छेद 21A यानी ये बात करता है शिक्षा के अधिकार की, शिक्षा का अधिकार। ये बात करेगा शिक्षा के अधिकार की बात करेगा। क्या कह रहा है ये कह रहा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, वो भी निःशुल्क। 6 से 14 वर्ष के बच्चे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है। पहले क्या था, उससे पहले समझ लो इसे जोड़ा कब गया था। इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको एडप्ट किया गया था एज ए फंडामेंटल राइट। इससे पहले इसका स्टेटस हुआ करता था, भाग 4 अनुच्छेद 45 में था कि बच्चों की शिक्षा के लिए निःशुल्क और अन्य शिक्षा के लिए राज्य कार्य करेगा, ठीक है। तो ओल्ड में क्या था, पहले में क्या था, पुराने में था। अब ये किसका पार्ट है, अभी भाग 3 का पार्ट है, भाग 3 का पार्ट है। पुराने में क्या था, भाग 4 का पार्ट था। और कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 45। अनुच्छेद नंबर 45 में दिया हुआ था, क्या था कि राज्य बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा करने के लिए क्या करेगा, कोशिश करेगा, क्योंकि ये क्या है, डीपीएसपी है। डीपीएसपी के वायलेशन के होने के दौरान
हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं हो रहे हैं राज्य के, तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और बाई कोर्ट को लागू करा लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अभी का स्टेटस क्या है? अनुच्छेद 45 को अब कैसे पढ़ते हैं? अनुच्छेद 45 को जो मैंने पहले पढ़ा था वो क्या था? लास्ट का था। अभी प्रेजेंट में क्या करते हैं? राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। यानी कि अभी का स्टेटस क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि अब स्टेट का भी दायित्व है और बच्चे का अधिकार भी है। थर्ड पॉइंट, इससे संबंधित फंडामेंटल ड्यूटी भी दी हुई है। फंडामेंटल ड्यूटी अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्रदान कराए। ठीक है, ये पेरेंटल ड्यूटी है कि आप अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के उम्र तक बच्चे को पढ़ाएं। ठीक है, हालांकि 1993 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया था? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया था। तो दिस इज द एंड फॉर द डे। आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी आर्टिकल्स वहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहीं आर्टिकल्स एडअप करता तो क्लास बहुत लेंदी हो जाता और आप सब थोड़े से आलसी हो जाते। तो हम अब आगे करेंगे नेक्स्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स बचे हुए। ठीक है, कुछ आलोचनात्मक पक्ष भी देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डे एंड थैंक यू वेरी मच।